हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ एक बार पुनः जुड़ चुके हैं। हम आज हिंदी में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? तो क्रिया, यानी क्रिया टॉपिक को हम इस पढ़ रहे हैं क्योंकि यह वनडे एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इसी के अंतर्गत सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, पदार्थ क्रिया, ऐसी और सी क्रियाएँ आती हैं जो पेपर के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को मिस मत करिए क्योंकि मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो आने वाली यूपी पुलिस की वैकेंसी है या कोई भी वैकेंसी हो, जब भी हिंदी का प्रश्न बनेगा तब इससे 2 से 3 प्रश्न बनते हैं और जो बहुत ही पेचीदा प्रश्न होते हैं और परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए हम इन बिंदुओं पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मेरे इस वीडियो से क्रिया टॉपिक को पढ़ लिया तो गलती कभी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आइए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो क्रिया। देखिए, इसी क्रिया की चर्चा करें। क्रिया के बारे में सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ पहले हम चर्चा करें इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में। पहला प्रश्न क्या है? तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो करना। अब अगला जो बिंदु हम बताने चल रहे हैं वो परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको रट लीजिए, यानी उसको कभी भूलना भी मत, चाहे कुछ भी कैसी भी स्थिति हो कभी भी मत भूलना, क्योंकि आप पेपर प्रीवियस ईयर के उठा के देखिए, बहुत ही बार पूछा गया है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बेहद ही इम्पोर्टेंट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? तो धातु। आइए अब इसकी परिभाषा की चर्चा करें। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी यानी कि इसकी परिभाषा, क्रिया की परिभाषा। तो हम क्रिया की परिभाषा की चर्चा करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द या कह सकते हैं जिस पद के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे ही क्या कहा जाएगा? क्रिया। नोट कर ले इसको, जिस शब्द या कह सकते हैं पद के द्वारा किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, यानी उदाहरण की चर्चा करें तो कौन सा होगा? पढ़ना, लिखना, और क्या होगा? चढ़ना, और क्या होगा? घूमना, नाचना, और क्या होंगे? और कुछ उदाहरण की चर्चा करें तो जागना, उठना, बैठना इत्यादि। थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोग को सुनने की ज़रूरत है, वहाँ समझने की ज़रूरत है। अगर इसमें देखेंगे सब में ना प्रत्यय जुड़ा है, अगर हम किसी भी क्रिया से ना प्रत्यय हटा देते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया के किसी भी शब्द से, जो क्रिया है या सारी क्रियाएं हैं, अगर हम इस क्रिया से ना प्रत्यय को हटा दें तो क्रिया का कौन सा रूप प्राप्त होता है? मूल रूप। या प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न ऐसे था, जब किसी भी क्रिया से ना प्रत्यय को हटा दिया जाता है तो क्रिया का कौन सा रूप प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, कौन सा रूप प्राप्त होगा? तो धातु रूप प्राप्त होगा। इसको हम थोड़ा सा लिख लें। जब क्रिया से ना प्रत्यय को हटा दिया जाए
प्रत्यय को हटा दिया जाए तो क्रिया का मूल रूप ही इसे कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? धातु रूप, या इसी को कह सकते हैं लघु रूप प्राप्त होता है। अब ऑप्शन में कोई एक रहेगा, या तो मूल रूप, या तो धातु रूप, या लघु रूप। अगर तीनों मान लो ऑप्शन में आ जाते हैं तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो धातु रूप को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हमने चर्चा की क्रिया का शाब्दिक अर्थ। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु रूप। इसकी परिभाषा की चर्चा के लिए क्या होता है? जिस शब्द या पद के द्वारा किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, नहाना, घूमना, हंसना, नाचना, जागना, उठना, बैठना इत्यादि शब्द। और इनमें हमने चर्चा की कि अगर ना प्रत्यय को हटा दिया जाए, अगर ना प्रत्यय को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? अगर ना प्रत्यय को हटा दिया जाएगा तो धातु का मूल रूप को क्रिया का मूल रूप, या इसे ही कहा जाता है धातु रूप प्राप्त होता है। अब किसी भी वाक्य का क्रिया सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य में क्रिया सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि क्रिया नहीं है तो वह वाक्य पूर्ण नहीं होता, यानी अपूर्ण होता है। आगे कुछ बिंदु की चर्चा करें। क्रिया के विकारक रूप। अब समझ में नहीं आया होगा या विकारक रूप होता क्या है? हम चर्चा करते हैं क्रिया के विकारक रूप पर। क्रिया का विकारक रूप। पूछा जाए क्रिया का विकारक रूप, अब समझ में नहीं आया होगा या विकारक रूप ही क्या होता है, तो हम इसको चर्चा कर लें। यानी जैसे बात करते हैं क्रिया का प्रभाव किन शब्दों पर पड़ता है, किन शब्दों से परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, उसे ही कहा जाता है विकारक रूप। यानी क्रिया पर जिन शब्दों से प्रभाव पड़ेगा उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाएगा? विकारक रूप। अब किनकी वजह से प्रभाव पड़ता है तो उनकी चर्चा करें, कौन कौन से। तो विकारक रूप, इसको हम नोट कर लें, यहाँ पे आप दिक्कत कर जाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिया के ऊपर प्रभाव डालने वाले शब्द। क्रिया के ऊपर प्रभाव डालने वाले शब्दों की चर्चा करें तो क्रिया के ऊपर कौन कौन से हैं जो प्रभाव डालते हैं? लिंग का प्रभाव पड़ता है। कौन किसका प्रभाव पड़ता है? तो लिंग का प्रभाव, और दूसरा वचन का प्रभाव। लिंग का प्रभाव, दूसरा कौन सा? वचन का प्रभाव। तीसरा काल का प्रभाव। चौथा वाच्य का प्रभाव। चौथा कौन सा? वाच्य। पांचवा किसका? सर्वनाम का प्रभाव। इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगर पूछ लिया जाए कि किसका प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान दीजिए, किसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो ध्यान दीजिए, नोट कर लें इसको। कारक का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। कुल 6 ही ऐसे शब्द हैं जो किसी ना किसी पर प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से? लिंग, वचन, काल, वाच्य, सर्वनाम और कारक। 6 होते हैं, लेकिन कारक को छोड़कर सभी जितने भी होंगे किस पर प्रभाव डालेंगे? तो क्रिया पर। समझ में आया? जैसे हम समझ लें लिंग पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। राम पढ़ता है, यहाँ देखिए पढ़ता है, पढ़ता है क्या होगा? क्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या आया? राम पढ़ता है। अब वही लड़की के लिए आ जाए तो लिंग, यानी सीता, सीता पढ़ती है। पढ़ता से क्या हो गया? पढ़ती है। वचन का भी प्रभाव पड़ता है। मैं पढ़ता हूँ, एक वचन, हम सभी पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भी प्रभाव। इसी तरह समय में भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे वह जा रहा है, वो जाएंगे, वही मतलब है, लेकिन
यहाँ पर समय का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसी तरह वाच्य का, इसी तरह सर्वनाम का भी प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम चर्चा करें वाक्य के अंग के बारे में, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तब तक हम आपको से कुछ पूछते हैं, हम जब तक इसको मिटाते हैं तब तक आप बताइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट, क्रिया का दूसरा नाम क्या है। सबको पता होगा लेकिन देखते हैं कौन कौन बता सकता है। आप लोग कमेंट में बताइए क्रिया का दूसरा नाम क्या है। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं। कितने अंग, तो 2 अंग। किन किन को पता है, जिन जिन को पता होगा मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों को पता है। आइए चर्चा करते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से 2 अंग, यही आपको जवाब मिल जाएगा जिन लोगों को नहीं पता है। कौन कौन सा है, उद्देश्य, पहला कौन सा है, उद्देश्य, दूसरा कौन सा है, विधेय। उद्देश्य का मतलब, उद्देश्य किससे संबंधित है, तो कर्ता से, और विधेय का संबंध किससे है, तो क्रिया से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहीं पर उत्तर मिल गया होगा। यानी क्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो विधेय। जैसे एक वाक्य है, राम घर जाता है। देखिए राम एक कर्ता होगा, बाकी जितने भी बचे घर जाता है ये किस में आएंगे, विधेय में आएंगे। समझ में आ गया होगा। यानी अगर पूछ लिया जाए वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होंगे, 2। कौन कौन से, उद्देश्य और दूसरा कौन सा, विधेय। उद्देश्य को क्या कहते हैं, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसको कहा जाता है, तो क्रिया को विधेय कहा जाता है। आइए इसके आगे चर्चा करें। अब क्रिया के भेद की चर्चा करते हैं। यानी अब यहीं से हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं भेद से संबंधित, उनकी चर्चा करेंगे। क्रिया के भेद हम चर्चा करते हैं किसकी, तो क्रिया के भेद की चर्चा करते हैं। अब देखिए इनका कोई एक आधार होता है, निश्चित आधार होगा, उन आधार पर जो है इनके भेद होते हैं। ऐसे डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि क्रिया के इतने भेद होते हैं। तो अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद होते हैं। उनसे क्या प्रश्न बनेंगे, कौन आधार पर कितने भेद होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पहला हम आधार लेते हैं कर्म के आधार पर। पहला आधार कौन सा है, तो कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, तो 2 भेद होंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। कौन कौन से, साकर्मक और कौन सा होगा, पहला साकर्मक, दूसरा कौन सा होगा, तो अकर्मक। अब इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। यही बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ये शब्द बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन से, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो 2 भेद। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। और इस सकर्मक के भी कितने भेद होते हैं, तो 2। कौन कौन से, एक कर्मक और 2 कर्मक। हमने पहला आधार लिया कर्म के आधार पर। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, या बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। आप यूपीपी का कोई भी सेट उठाकर देखिए जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, प्रत्येक सेट में इससे जुड़े हुए प्रश्न आए हुए हैं। और टोटली अगर क्रिया से जोड़ देखेंगे तो 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। तो जो लोग यूपी पुलिस
या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और भी एग्ज़ाम यूपी टेट आदि या टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सब में हिंदी है तो निश्चित ही आपका आता है। इससे जुड़े हुए प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में मिलेंगे। तो यानी बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चर्चा की। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। इस सकर्मक के भी कितने भेद, दो भेद, कौन कौन से, एक कर्मक और 2 कर्मक भी। अब हम अगला आधार लेते हैं अर्थ की पूर्णता के आधार पर। अर्थ की पूर्णता के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद, तो इनकी चर्चा कर लें। तो पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया, कौन कौन से, पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। अब हम तीसरा आधार लेने चल रहे हैं। देखिए, तीसरे आधार संरचना के आधार पर। किस आधार पर, तो संरचना के आधार पर। देखिए, अब यहाँ से प्रश्न नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है। यानी हर एक बुक उठाकर आप देखेंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 7, किसी में 6। लेकिन हम यहाँ कुछ आधार की चर्चा कर रहे हैं और जो जो प्रश्न बनते हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे। तो हम कोई निश्चित आधार इनमें नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे किस आधार पर कितने भेद होते हैं, यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन इनसे जो प्रकार होंगे, जैसे इसमें आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ऐसे करके प्रश्न जो आते हैं इनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो कहीं कहीं पर मेन जो मुख्य होती हैं 3-4 ही को ही श्रेष्ठ मान लिया जाता है कि 3-4 ही होती हैं। कहीं कहीं पर पूरा विस्तार से दिया रहता है, कहीं कहीं पर उन्हीं की चर्चा की रहती है जो प्रश्न में आते हैं। तो हम यहाँ पर सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले धातु के आधार पर हम चर्चा, इसमें भी देखिए दे दिया गया धातु के आधार पर। कौन सा आधार लेते हैं, तो धातु के आधार पर। धातु के आधार पर कितने होंगे, तो 2। कौन कौन सी, धातु के आधार पर 2। कौन कौन सी, पहली क्रियार्थक क्रिया। पहला कौन सा, क्रियार्थक क्रिया। पहला कौन सा है, तो क्रियार्थक क्रिया। दूसरा कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, पहला कौन है, क्रियार्थक क्रिया। दूसरा कौन सा है, तो नाम धातु क्रिया। पहला आधार, पहला कौन सा है, तो क्रियार्थक क्रिया। दूसरा कौन सा है, तो नाम धातु क्रिया। अब इसमें देखेंगे तो अगला लेते हैं तो संयुक्त क्रिया। इसमें लिया क्या हमने, संयुक्त क्रिया। अगला लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। उसके बाद हमने लिया प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसमें अगला लेते हैं मुख्य क्रिया। अगला लेते हैं सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और कौन सा लिया हमने, तो सहायक क्रिया। और एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो इधर लिख देते हैं, इधर लिख लीजिए तात्कालिक क्रिया। यानी संरचना के आधार पर मुख्य यही होंगे, लेकिन इनमें हमको और भी पढ़ने पड़ेंगे जो हम आने वाले वीडियो में यानी आने वाले भाग में जो आगे पढ़ेंगे उनमें चर्चा इसकी विस्तार से करेंगे।